हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिलोसॉफी के परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, फिलोसॉफी का अर्थ होता है लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान के लिए प्रेम। वैसे तो फिलोसॉफी शब्द के कई परिभाषा है, लेकिन उनमें से मैं आपको सबसे आसान परिभाषा बताने जा रहा हूं। फिलोसॉफी एक प्रकार की क्रिया है जिसको लोग अपनाते हैं जब वे जीवन के कुछ मौलिक सत्य को जानना चाहते हैं, जिनमें से शामिल है अपने बारे में जानना, हम जिस जगत में रहते हैं उस जगत के बारे में जानना, अपना और जगत के बीच के संबंध को जानना, और अंत में अपना और अन्य जीवों के बीच के संबंध को जानना। जो लोग फिलोसॉफी का अध्ययन करते हैं वे लोग निरंतर अपने जीवन में मूल बातों के ऊपर प्रश्न उठाएंगे, उनका समाधान ढूंढेंगे, और जब समाधान मिल जाएगा तो उन समाधानों के ऊपर तर्क वितर्क करेंगे। यही छोटा सा डेफिनेशन है फिलोसॉफी का। अब हम लोग फिलोसॉफी के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से फिलोसॉफी को 5 प्रकार में बांटा गया है। पहले नंबर में आता है मेटाफिजिक्स, दूसरे नंबर में आता है इपिस्टेमोलॉजी, तीसरे नंबर में आता है इथिक्स, चौथे नंबर में आता है लॉजिक, और 5वें नंबर में आता है हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, तो पहले नंबर की ओर बढ़ते हैं। पहले नंबर में है मेटाफिजिक्स, यानी कि तत्व मीमांसा। इसके अंतर्गत हम लोग विश्व की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, वास्तविकता के स्वभाव के बारे में जानते हैं, विश्व में पाए जाने वाले चीजों के बारे में जानते हैं, विश्व में पाए जाने वाले चीजों के दिखावट के बारे में जानते हैं, और विश्व में पाए जाने वाले चीजों के सजावट के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत दार्शनिक कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहले नंबर का प्रश्न है क्या ईश्वर है। दूसरे नंबर का प्रश्न है सत्य क्या है। तीसरे नंबर का प्रश्न है लोग क्या है, और लोगों में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण वे हमेशा एक समान बने रहते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है क्या दुनिया सिर्फ परमाणुओं से बनी है। 5वें नंबर का प्रश्न है क्या लोगों के पास बुद्धि है, और अगर यदि लोगों के पास बुद्धि है तो वह बुद्धि लोगों के शरीर से कैसे संबंधित है। छठा प्रश्न है क्या लोगों के पास स्वतंत्र इच्छाएं हैं। 7वां प्रश्न है वह ऐसी क्या चीज है जो एक घटना में पाई जाती है और जिससे दूसरे घटना का निर्माण होता है। तो ये सारी समस्याएं तत्वमीमांसा के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम लोग फिलोसॉफी के दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। फिलोसॉफी का दूसरा प्रकार है एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा। इसके अंतर्गत हम लोग ज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग यह सीखते हैं कि हम लोग जगत के बारे में क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। इसके अंतर्गत दार्शनिक कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ज्ञान क्या है, क्या हम लोग कुछ जान सकते हैं। तीसरा प्रश्न, हम लोग कैसे जानते हैं कि हम लोग कुछ जानते हैं। चौथा प्रश्न, हम लोग कुछ जानने का दावा करने का निर्णय ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम लोग फिलोसॉफी के तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। फिलोसॉफी का तीसरा प्रकार में आता है इथिक्स, यानी कि नीति शास्त्र। इसके अंतर्गत हम लोग यह सीखते हैं कि हम लोगों को किस तरह प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार करें जो सबसे अच्छा हो। इन समस्याओं को देखते हुए लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या सही और क्या अच्छा है। इसीलिए नीति शास्त्रज्ञ कुछ प्रश्नों का सामना करते हैं नीति शास्त्र के अंतर्गत, जैसे कि हो गया अच्छा क्या है और लोगों और काम को अच्छा क्या बनाता है। दूसरे नंबर का प्रश्न है सही क्या है और काम को अच्छा क्या बनाता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है क्या लोगों के सिर्फ शरीर मरते हैं या फिर लोगों के शरीर और आत्मा दोनों मरते हैं। चौथा प्रश्न है हम लोगों को दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ये सारी समस्याएं इथिक्स के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम लोग फिलोसॉफी के आखिरी प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लॉजिक, यानी कि तर्कशास्त्र। इसके अंतर्गत हम लोग यह सीखते हैं कि हम लोगों को जवाबों के ऊपर किस प्रकार का तर्क वितर्क करना चाहिए। इसके अंतर्गत हम लोग बहस या जवाबों के स्वभाव और ढांचे के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं। इसके अंतर्गत दार्शनिक कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।
अच्छा और बुरा तर्क किस चीज से बना है। दूसरा प्रश्न है, हम लोग कैसे निर्णय लेते हैं कि कोई भी तर्क अच्छा है या बुरा है। तो ये सारी समस्याएं लॉजिक के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम लोग फिलोसॉफी के आखिरी प्रकार हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यह सीखते हैं कि हम लोगों को केवल वर्तमान जवाबों में संतुष्ट ना रहकर पूर्व में अनेकों दार्शनिकों के द्वारा दिए गए जवाबों को भी जानना समझना है और अभी के जवाब को देखते हुए दोनों के विचार को मिला के अपनी राय व्यक्त करना है या फिर दोनों के विचारों को समझना है। इसीलिए फिलोसॉफी का अध्ययन में उसका इतिहास बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। अब हम लोग फिलोसॉफी के आखिरी प्रकार हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी की ओर बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग यह सीखते हैं कि हमें कोई भी सवाल के वर्तमान जवाब में संतुष्ट ना रहकर पूर्व में अनेकों दार्शनिकों के द्वारा दिए गए जवाबों को भी जानना समझना है और दोनों के बीच तालमेल स्थापित करके उन दोनों विचारों को समझना है। यही वास्तव में फिलोसॉफी का अध्ययन है। इसीलिए फिलोसॉफी के अध्ययन में उसका भूतकाल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, यानी कि फिलोसॉफी का इतिहास फिलोसॉफी के अध्ययन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसलिए हमें पूर्व के फिलोसोफर्स के विचारों को जानना चाहिए। कुछ फिलोसोफर के नाम हैं एरिस्टोटल, प्लेटो, एक्विनास, डेस्कार्ट्स, लोक, ह्यूम, कांट, नीत्शे, मार्क्स, मील, विटगेन्स्टीन, सार्ट्रे इत्यादि। फिलोसॉफी के अंतर्गत उसमें पाए जाने वाले जवाब हमें अपनी और उसके अध्ययन के लिए प्रेरित नहीं करती है, बल्कि वह जवाब सही है या नहीं है और तर्क अच्छा है या नहीं है, यह बात हमें उसके अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। फिलोसॉफी बहुत क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहुत क्षेत्रों के फिलोसॉफी के सवाल कभी कभी एक जैसे हो जाते हैं और थोड़े ही मामले में बहुत क्षेत्रों के फिलोसॉफी के सवाल अलग अलग होते हैं। फिलोसॉफी लगभग हर क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि फिलोसॉफी ऑफ लॉ होता है, फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन होता है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी होता है, फिलोसॉफी ऑफ लैंग्वेज होता है, फिलोसॉफी ऑफ आर्ट्स होता है, फिलोसॉफी ऑफ फेमिनिज्म होता है, फिलोसॉफी ऑफ साइंस होता है। इस प्रकार के बहुत क्षेत्र में आपको उसके फिलोसॉफी का अध्ययन करना होगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो। धन्यवाद।